स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने नए सेशन के साथ, जो कि है हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का लास्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम अपनी आईटी बुक का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए यहाँ पर हमारी उसका एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा? ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स के हमने जैसे कि आपको पहले थ्योरी पढ़ा दिए हैं, उसके बाद एमसीक्यू रीड कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हमने जैसे कि अभी तक 4 चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने इन चारों एमसीक्यूज की सीरीज़ को अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, और उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर भी किया होगा। ठीक है बच्चों, ये जो एमसीक्यू की सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ इन 30 क्वेश्चंस को ही लगा लोगे तो इनके बाहर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं ये एनसीईआरटी बुक्स और प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें से हमने ये क्वेश्चंस को कंपाइल किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप इन्हीं चैप्टर की सीरीज़ को कंटिन्यू आगे कर सकें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओवर द ईयर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते गए, उसमें उसके साथ साथ मतलब जो साल साल बढ़ते गए, मतलब साल दर साल जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, नए नए बिल्डिंग डेवलप हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ों में इंक्रीमेंट हुआ है आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास एयर पॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास एयर नॉइस पॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ साथ केमिकल की फैक्ट्रियाँ खुल रही है, जिसका सारा पानी नदी या हमारे वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, जो क्या कर रहा है, वाटर को पॉल्यूटेट कर रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, जितने भी सारा फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं उनसे क्या हो रहा है, जितनी नई नई गाड़ियाँ चल रही है, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, तो इनसे क्या हो रहा है बच्चों, हमारी एयर में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और इनके साथ साथ क्या चीज़ों में इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे नॉइस पॉल्यूशन में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट क्या इन्वायरमेंट सिस्टम को इनबैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पृथ्वी दैट इज अर्थ, अग्नि दैट इज फायर, जल दैट इज वाटर, वायु दैट इज एयर, आकाश दैट इज स्पेस आर। जैसे कि ये 5 तत्व हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, 5 ऑब्जेक्ट, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 5 पार्ट्स ऑफ नेचर, और नन ऑफ दिस। बच्चों ये जो 5 तत्व होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर कहलाते हैं ना। ये पृथ्वी के या हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है, उनके ये 5 तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अवर नेचर, मतलब वो कौन से रीजंस है जिनसे हमारा नेचर क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही आंसर बता रहे हैं कि कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हमारा जो नेचर है या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर एंड ड्रिंक, है ना। जितने भी डेवलपमेंट हुए उनकी वजह से जो चीज़ें पॉल्यूटेंट हुई है उनका रिजल्ट क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। पहला रिजल्ट है स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर टू ड्रिंक, मतलब पीने के पानी में क्या होने लगी है, कमी आई है। ठीक है, साफ और स्वच्छ पानी में कमी आई है। ठीक है, दूसरा है स्कैरसिटी ऑफ प्योर एयर टू ब्रीथ, मतलब स्वच्छ वायु, मतलब जिसे हम सांस लेते हैं उसमें कमी होने लगी है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रे से, उसका क्या होने लगा है, अब डिप्लीशन स्टार्ट होने लग गया है ना। तो बच्चों ये तीनों रीजन है हमारे नेचर को एक्सप्लॉइट करने के रिजल्ट हैं सारे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
Solution to these global problems like scarcity of clean water to drink, scarcity to pure air to breathe, scarcity of unadulterated food, rising issue of global warming। मतलब जो ये सारे चीज़ें हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम है हमारी दुनिया की, जिनसे पीने की पानी में कमी आने लगी है, स्वच्छ हवा नहीं मिलती है हमें सांस लेने के लिए, स्वच्छ भोजन नहीं मिलता है खाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। तो ये सब चीज़ के कारण क्या है ना। तो इनसे क्या हो रहा है, स्टॉप यूजिंग दीज रिसोर्सेज, क्या इनके कारण हमें इन रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी टू मेक पीपल अवेयर, है ना। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा टू मेक पीपल अवेयर। तो जैसे जैसे आप लोगों को अवेयर करोगे उससे क्या होगा बच्चों, ये इन चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे, है ना। वैसे तो जितना भी ज़्यादा अवेयर कर लिया जाए लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या करना चाहिए बच्चों, इससे ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, उनको चीज़ों को समझा सकें कि भाई आप किसी चीज़ों का लिमिटेड इस्तेमाल करें, है ना। अगर पॉल्यूशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उन्हीं सारी चीज़ों का असर हम ये आज देखने को मिल रहा है ना। कि जो कोरोना वायरस, ये वायरस फैला है, ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा ही है ना। ये एक डिसास्टर ही आप कह सकते हैं, क्लामिटी, जो आप पूरी दुनिया में देखने को आप मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एज पर कोलियंस इंग्लिश डिक्शनरी द एबिलिटी टू मेंटेन एट अ स्टेट। कोलियंस की डिक्शनरी है, उनके हिसाब से एबिलिटी टू मेंटेन स्टडी लेवल, मतलब किसी स्टडी लेवल को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है ना। किसी लेवल को स्टडी मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वो कहलाती है आपकी सस्टेनेबिलिटी। मतलब किसी भी चीज़ को आप मेंटेन करते हुए चल रहे हो एक स्टडी लेवल पे, मतलब हमेशा वो चीज़ एक समान लेवल पे चल रही है जिसको आप हमेशा एक्सेस कर सकते हो, उसको वो क्या कहलाती है, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डैश इज द डेवलपमेंट ऑफ सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो कौन सा डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हम आज की प्रेजेंट की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, आज की चीज़ों को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी उन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम किसी भी चीज़ को लगातार एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हुए चलेंगे बिना किसी कॉम्प्रोमाइजिंग के, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। ठीक है। जितनी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं उन्हीं का विकास करते हुए चलिए, तो वो क्या कहलाती है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। मतलब वो कौन सी कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, आपको इन चारों में से बताना है। ठीक है। पहला है हमारा रीयूजिंग ऑफ वेस्ट वाटर, है ना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कंजर्विंग रेन वाटर एंड ऑप्शन नंबर डी है सेग्रीगेशन वेस्ट एट सोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। मतलब वो कौन सी कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, पहला है कि वेस्ट वाटर को रीयूज करना। ठीक है। जो रेन का वाटर है, बरसात का जो पानी आता है उसको क्या करना, कंजर्व करके रखना या किसी जगह पे सुरक्षित करके रखना। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, मतलब जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना, है ना, एज अ सोर्स के रूप में। तो बच्चों जो सस्टेनेबल की कॉमन प्रैक्टिस है ये सारी है ना, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, कंजर्विंग ऑफ रेन वाटर एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये सारी चीजें, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4R ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मतलब सस्टेनेबिलिटी के 4R होते हैं, उनमें से एक R यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पहला है हमारा रिफ्यूज, है ना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा रिड्यूस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रिसाइकल एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिक्रिएट। तो बच्चों रिफ्यूज तो कुछ नहीं होता है, ये होता है रीयूज। ठीक है।
तो इस तरह का कोई भी वर्ड हमने 4 Rs अपने सस्टेनेबली डेवलपमेंट चीज में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा रिफ्यूज, क्योंकि रिफ्यूज तरह का कोई भी आर इसमें नहीं है। तो पहला क्या होगा, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रिक्रिएट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डैश मीन्स गिविंग अ न्यू लुक टू द ओल्ड प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट लुक डिजायरेबल। मतलब उस वो चीज़ क्या है जो किसी पुराने प्रोडक्ट को नया लुक प्रोवाइड कराती है ना। मतलब आप कोई पुरानी चीज़ को क्या कर रहे हो, रीयूज करके उसको एक नई चीज़ में अपग्रेड कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो ताकि वो एक अच्छी सी दिख सके, ठीक है। जैसे कि क्या कहेंगे उसको, रीयूज, रिसाइकल या अपसाइकल या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा रिसाइकल, ठीक है। रिसाइकल मतलब किसी भी आप वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि आगे की चीज़ें आप उनको यूज़ कर सके। जैसे क्या किया जाता है बच्चों की, आपका जो प्लास्टिक, आपकी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, है ना, जो खाने के जो फूड प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं उनको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। मतलब उनको किसी जगह इकट्ठा किया जाता है और उनको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। जो आपके प्लास्टिक्स के होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। जो आपके प्लास्टिक के बॉटल्स होती हैं उनको पिघलाकर दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, रिसाइकिल कहलाती है। क्या करती है, ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट में आपके सामने प्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिसाइकिल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। मतलब इनमें से कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दीज एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो देखिए जो क्लाइमेट चेंज है भैया, ये भी तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ही है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप सभी वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ना। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, है ना, एमिशन मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है, तो जिससे गर्मी बढ़ रही है। ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ना। तो बोथ ऑफ दी अबव मतलब ये दोनों प्रॉब्लम जो क्लाइमेट चेंज है ना। अब देखिए आपको छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं या छोटा सा समझा देते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जैसे कि गर्मी है ना। गर्मी में क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश में गर्मी हो रही है, ठंड में गर्मी हो रही है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। मौसम के साथ बदलती जा रही है चीज़ें, है ना। जब ठंड पड़नी चाहिए तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़नी चाहिए तो बारिश हो रही है। तो ये सब क्या है बच्चों, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन एमिशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कार्बन एमिशन, जिसमें CO2 इंक्लूड होता है, ये बढ़ रहा है। जिसका रीज़न क्या है, गर्मी बढ़ती है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दी मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द इकोनॉमी दैट रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्क एंड स्ट्राइक इकोलॉजिकल बैलेंस इज टर्म एज। मतलब जो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो रिड्यूस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल रिस्क को एंड स्ट्राइक कर रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, है ना। जो इन्वायरमेंटल रिस्क है उसको कम कर रहे हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन फील्ड, ग्रीन नेचर। तो बच्चों अच्छी बात है, इससे हम
इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, आप गंदे पानी को ट्रीट करके उसको किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करोगे क्लीन वाटर बना के, तो ये भी हमारे इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा, सॉरी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करोगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल को जैसे कि आप बढ़ावा दोगे, तो इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम होगा। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा तो हमारी इकोनॉमी सॉरी हमारे जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, क्लीन होगा और प्रोटेक्ट होगा। तो क्या बच्चों, ये तीनों चीज़ें हैं, ये हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आर, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा फूड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्यूल, एंड ऑप्शन नंबर सी है वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बच्चों। जो मेजर प्रॉब्लम है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, तो ये तीनों चीज़ें इसमें आ जाएगी। कौन कौन सी, फूड, फ्यूल एंड वाटर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी है यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो पहला था रिसाइकल रीयूज वेस्ट मटेरियल को रीयूज करना और उनका रिसाइकल करना, तो ये सही है, ये भी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। दूसरा है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल हो गया है ना, वाटर्स हो गए, फ्यूल्स हो गए है ना, और क्या फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इनका एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए है ना, इनके एक्सेसिव यूज को रिड्यूस करना चाहिए, मतलब इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल, मतलब आपको हमेशा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करना है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स की जगह आप पेपर बैग्स यूज़ करिए है ना, डिस्पोजल प्रोडक्ट की जगह आपको क्या करना चाहिए, अपना पेपर मटेरियल यूज़ करिए, जिससे क्या होगा बच्चों, जो प्लास्टिक जो होता है ये हमारे इन्वायरमेंट पे इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इसको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है हम तो डंप कर देते हैं कहाँ, अपने वाटर बॉडीज़ में, और वाटर बॉडीज़ के जो मरीन एनिमल्स हैं उनके पास ये अपना प्लास्टिक पहुंच जाता है, ठीक है। और उनको क्या होता है, कभी आपने बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोटोज़ देखे होंगे इंटरनेट पे, काफ़ी ऐसे फ़ोटोज़ डले होते हैं मरीन एनिमल की, जिनके गले में कभी वायर्स, प्लास्टिक वायर फंस जाते हैं, या किन्हीं के गले में प्लास्टिक की बॉटल्स अटक जाती है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर वाली चीज़ें है ना। अगर हम प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, और हम जो इधर उधर डंप कर देते हैं अपने प्लास्टिक वेस्ट को, इससे भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो पाएगा, ठीक है, जिससे हमारे जो मरीन एनिमल हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल पाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मतलब इसमें आपको ये बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्प्रेड बिटवीन कॉन्क्रीट बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी है यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डिक्रीजिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आती, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेसिव यूज़ आपको करना है, डिक्रीजिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, और उनको कंजर्व करना, डिक्रीज करना है, तो ये यहाँ पर गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो समझा देते हैं आपको सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन ग्रीसी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्प्रेड बिटवीन कॉन्क्रीट बिल्डिंग। मतलब जब भी आप बिल्डिंग या कॉलोनीज बनाएं तो वहाँ पर बीच में ऐसा रास्ता छोड़ दे ग्रीन पैचेस बनाने के लिए या गार्डन बनाने के लिए, और आजू बाजू कंक्रीट के पास आप पेड़ लगा दीजिए, है ना। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी हानि ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा SDGs स्टैंड फॉर, मतलब यहाँ पे आपसे SDG का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन नंबर बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सीकर, ऑप्शन नंबर सी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों यहाँ पर जो SDG का फुल फॉर्म है वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा SDGs वर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस इन, मतलब जो SDG है वो लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कौन से ईयर में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2013, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2016, एंड ऑप्शन नंबर सी है 2014, एंड ऑप्शन नंबर डी है 2015। तो बच्चों जो SDG हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लॉन्च किए गए थे 2015 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा देयर आर डैश SDGs, मतलब कितने तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15। तो जैसा ही बच्चों हमने आपको जब थ्योरी यूनिट समझाई थी ग्रीन स्किल्स में, तो वहाँ पर हमने आपको एक पिक्चर फॉर्म में समझाया था SDG के कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फिक्स किए गए हैं, ठीक है, जिनको अचीव करने के लिए नेशंस के थ्रू एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो बच्चों ये टोटल 17 गोल्स है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर SDGs, है ना, मतलब इनमें से कौन सी SDGs हैं वो आपको बताना है। तो पहला है पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर बी है क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी है जेंडर इक्वलिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। पॉवर्टी मतलब गरीबी, क्लाइमेट चेंज मतलब जो मौसम बदलते जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण जो चीज़ें आप देख रहे हो, है ना, वो, जेंडर इक्वलिटी और ऑल ऑफ दी अबव। तो जो बच्चों SDG के अंदर जो 17 गोल्स थे उनके अंदर आता है पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज और जेंडर इक्वलिटी, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों गोल्स से SDG के अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर यूज, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स क्या यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल स्प्रे और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछा है बच्चों कि केमिकल जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसमें फार्मर्स क्या यूज करते हैं, क्या वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल स्प्रे यूज करते हैं या नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल स्प्रे का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें काऊ डंग का यूज़ किया जाता है ना, फर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है, ताकि तभी तो इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। अदरवाइज जो आप नॉर्मली जो खेती होती है जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, स्प्रे, पेस्टिसाइड, ताकि आपका ग्रो को ज़्यादा बढ़ा सके, ठीक है। उनकी जो खेती है उनमें जो फसल लगी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो उगा सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बनाए गए थे वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए थे।
तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन नंबर डी है सी है हमारा यूनिसेफ, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको या फिर आप WHO भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको आप UN कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको हमने समझाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लॉन्च किए गए हैं 2015 में, ठीक है। आई होप बच्चों आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पा रहे होंगे, है ना, और आपने इस टेस्ट को अपीयर करते टाइम कितने ऑप्शंस या कितने क्वेश्चन इजीली क्रैक किए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हेल्प टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, मतलब इसमें ऐसी कौन सी टेक्निक है या ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व या एनवायरनमेंट को सेव करने में हमारी हेल्प करती है। तो पहला है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग, तीसरा है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड हमारा ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बच्चों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ये भी केमिकल फ्री होती है। वर्मी कंपोस्टिंग ये क्या होता है, जो हमारे वर्म्स होते हैं उनको एक कंपोस्ट करके खाद बनाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बच्चों ये तीनों चीज़ें जो हैं ये क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो किस तरह से आपकी हेल्प करती है, गेटिंग बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स, मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी ऑफ द फ्यूचर यूज, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बच्चों जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसको आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, गो ग्रीन, है ना, तो ये सब किसका पार्ट है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही पार्ट है, जिसमें क्या होता है गेटिंग बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स, मतलब इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो उनमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, उनमें केमिकल्स के जगह काऊ डंग का या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा कहा गया है मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि अगर सॉइल पर या मिट्टी पर या धरती पर जितने ज़्यादा केमिकल्स का आप यूज़ करोगे उतने ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका केमिकल यूज़ होगा उसकी फर्टिलिटी कम होगी और धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी एक टाइम पर कम होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करोगे तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन होती है और आगे मतलब फ्यूचर के यूज़ के लिए भी ये उतनी फर्टाइल बनी रहती है। इसलिए ना ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी दोनों चीज़ों में हेल्प करती है, ठीक है, केमिकल फ्री क्रॉप्स और मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ओके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा चूज द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, टेकिंग केयर ऑफ ओनली आवरसेल्व्स। ऑप्शन नंबर सी इज टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है वो ये है कि टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड द फ्यूचर जनरेशन, मतलब अपना भी ध्यान रखना, साथ ही साथ हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके बारे में भी हमें ही टेक केयर करना है, क्योंकि जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी इन सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम सारी चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू यूज़ करें ताकि हम भी यूज़ कर सकें बिना कॉम्प्रोमाइज़ के और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर सके बिना किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा
इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के कंजप्शन को बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स, है ना, बोथ ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव, है ना। तो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन भी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने वालों की जो संख्या है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, पर जो जो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तो अनकंट्रोल है, वो तो अनबैलेंस तरीके से बढ़ते जा रही है। इसका तो कोई वो ही नहीं है कि ये कब जाके रुकेगी, पर जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही है। इसलिए अगर जैसे जैसे जनसंख्या या हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, उनके कंजप्शन में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इसलिए इनका कंजप्शन बढ़ेगा और इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, और क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट के लिए गुड नहीं है, ठीक है। पहला है क्ले पॉट्स, दैट इज कुल्हड़्स। ऑप्शन बी है प्लास्टिक कप, ऑप्शन डी है एडिबल कटलरी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों जब हमने आपको पढ़ाया था ग्रीन स्किल्स, तब हमने आपको इनोवेशंस बताए थे कि आप अपने उनके सब्स्टिट्यूट क्या ला सकते हो, है ना। जैसे कि प्लास्टिक कप्स के सब्स्टिट्यूट कौन से थे, कुल्हड़्स थे, है ना। ये रेलवे मिनिस्ट्री की क्या थी, एक इनोवेशंस थी। और क्या था, हमने सीखा था कि केरला के एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, एडिबल कटलरी यूज़ करना स्टार्ट किया। तो जो इनमें से चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए गुड नहीं है या कहें सेफ नहीं है, वो क्या है, वो है प्लास्टिक कप्स। जो क्ले पॉट्स है या एडिबल कटलरी है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि क्ले पॉट्स को आप रीयूज़ कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, रिसाइकिल भी कर सकते हो, है ना। और इससे क्या होगा, जो पॉटर्स होते हैं उनको भी क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है ना, उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये एक अच्छा इनोवेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, और हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कुल्हड़्स। मतलब जो कुल्हड़्स हैं उनके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज, जॉब्स क्रिएशंस फॉर पॉटर्स, सी है रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों जैसे जैसे कुल्हड़ का यूज़ बढ़ेगा तो उसके एडवांटेजेस भी है। उससे क्या होगा, प्लास्टिक जो पेपर कप्स बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो ट्री से, पेपर से बनाए जाते हैं। वो पेपर कहाँ से आता है, हमारे पास ट्री से आता है। तो पेपर कप के जब इस्तेमाल कम होने लगेंगे और जो क्ले पॉट्स हैं उनकी यूज़ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ट्रीज की कटिंग में भी कमी आएगी, है ना। पॉटर्स के लिए जॉब क्रिएट होगा और जो प्लास्टिक वेस्ट है वो उसमें भी कमी आएगी। तो कुल्हड़ के एडवांटेज ये तीनों है ना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, और क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, देखते हैं। लार्ज पॉपुलेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस और ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ये तीनों है ना। लार्ज पॉपुलेशन है, पॉवर्टी भी है और लेक ऑफ अवेयरनेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, डैश इज द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पहला है हमारा सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बोथ ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात हो रही है तो उसके लिए राइट आंसर तो एक ही हो सकता है, वो है सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी। चलिए आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके हिसाब से कौन सा एक जो है वो
हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये तो था। जेंडर इक्वलिटी, ये भी था। पॉपुलेशन, ये भी था। रिड्यूस इन इक्वलिटी, है ना, जेंडर इक्वलिटी तो था पर रिड्यूस इन इक्वलिटी नहीं था, है ना। वहाँ पर ये था कि इंक्रीज, आई थिंक जेंडर इक्वलिटी, ये तो था, है ना, जेंडर इक्वलिटी भी था और इन इक्वलिटीज, पॉपुलेशन भी था बच्चों, है ना, रेडियस इन इक्वलिटीज ये भी था। तो बच्चों इसका शायद नन ऑफ दी आएगा ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ दी अबो। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि मैम इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। आई थिंक एक बार और रीड कर लिया जाए क्वेश्चन को। विच ऑफ द ऑप्शन विच इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन तो था, जेंडर इक्वलिटी भी था ना, पॉपुलेशन भी था, रिड्यूस इन इक्वलिटी, ये सारे ऑप्शन थे आई थिंक, है ना। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे और आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। अगर आप इस पे एक्सेस करोगे तो इस पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक्स, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, रिवीजन नोट्स, ये सारा आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसमें आप ई बुक्स परचेज कर सकते हो सारे सब्जेक्ट की, है ना। आप ये सारी जो पीडीएफ्स है इनको भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इम्पॉर्टेंट ई बुक्स चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड लगाओगे PREETI PT30 तो आपको इस पे 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये कोड लगाने के बाद आपको जो ई बुक्स का प्राइस हो जाएगा वो मिनिमम 25 to 30 रुपीज़ हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस है, इतने कम प्राइस में आप एक ई बुक ईजिली परचेज कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारी वेबसाइट पे एक MCQ टेस्ट लगाया जाता है जिसमें आप ये MCQ टेस्ट में अपीयर हो सकते हो मल्टीपल बच्चों के साथ या बहुत सारे बच्चों के साथ आप अपने आप को कम्पीट कर सकते हो। इस टेस्ट में अगर आप सभी बच्चों में एक अच्छी स्कोर लेके आप आते हो या अच्छा रैंक हासिल करते हो तो आपको एजुग्रोन की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स विद सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, जो एजुग्रोन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो बच्चों एक बार ज़रूर एक्सेस करिएगा हमारी वेबसाइट को कि आपके लिए कितनी प्रॉफिटेबल साबित होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई सीरीज़ के साथ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।